हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। मुझे मैसेज आया था कुछ दोस्तों के कि थोड़ा बेसिक्स को बताइए, क्योंकि जब मैंने जैसे किसी परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया था तो वहाँ पे थोड़ी उन्हें समस्या आ रही समझने में कि ऐसे कैसे कर दे रहे हैं कोई भी चीज़ को। तो देखिए, हम बेसिक्स की बात करेंगे आज थोड़ी सी पहले, और जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, तो ये चीज़ जैसे आपको समझ में आ जाएगी तो फिर सवालों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये सोच के टॉपिक को शुरू कर दिया था कि शुरुआती दिनों में ही या एकेडमिक में हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को तो ही पहले से ही पढ़े हुए होते हैं, तो इसीलिए मैंने उन चीज़ों को शुरू नहीं किया था। फिर भी आपके कहने पर मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई भिन्न दी गई हो, ठीक है, कोई आपको भिन्न दी गई है और उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। किसी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक भिन्न दी गई है 2/5। आपसे कहा गया है ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी भिन्न जो हमें दी गई है उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही हम उसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये जो मान आएगा ये प्रतिशत में मान हो जाएगा। अब जैसे इसको काट देंगे, ये कट रहा है तो ये 20 बार, तो कितना आ गया 40%, यानी 2/5 का मान होता है 40% के बराबर। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया गया 3/10। अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो करना कुछ नहीं है, 100 का गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ गया 30%। ठीक है। ऐसे ही कोई भी भिन्न दी गई होगा आपको, मान लीजिए यहाँ पे 7/5 दिया गया है, भिन्न में मान दिया है 7/5, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 140%। ठीक है। कोई भी भिन्न अगर आपको दी गई हो, प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना है, उसमें 100 का गुणा कर देना है। अब जैसे मान लीजिए भिन्न दे दी गई है आपको 1/3, आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 100 का गुणा कर देंगे। जैसे 100 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा 33/1/3%। ठीक है। आपको समझ में आ गई होंगी बातें, आई होप। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं तो हम और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको भिन्न दे दी गई है, आपसे प्रतिशत पूछा गया है, तो आपने क्या किया, 100 का गुणा करके निकाल लिया। लेकिन मान लीजिए आपको प्रतिशत में कोई मान दिया गया है, अब आपसे पूछ रहा है कि भिन्न में उसका मान क्या होगा, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, जो भी प्रतिशत में मान दिया गया है, अब उसका भिन्न में यदि मान पूछ रहा है, अब अगर उसका मान हमसे पूछ रहा है काय में, भिन्न में, तो हम देखिए क्या करेंगे, हमें करना क्या है समझिएगा। अगर भिन्न में पूछ रहा है तो जो प्रतिशत में मान दिया गया है उसमें 100 का भाग कर देंगे। अब जैसे 40% का मान भिन्न में निकालना है तो हम 40 में भाग दे देंगे 100 का, कटे तो काट देंगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो मान आ गया 2/5, यानी 40% की भिन्न होती है 2/5। ऐसे ही 30% का भिन्न में मान कितना होगा, तो 30/100, 100 का भाग करना है, काट देंगे तो ये आ जाएगा 3/10। 140% को बदलेंगे तो 140/100 करेंगे, जब आप काट देंगे 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, तो ये आ गया 7/5। क्लियर। इसको जब निकालेंगे तो पहले इसको सरल करके लिख लीजिए, 33×99, 100/3 लिखा हुआ है। अब 100/3 में 100 का भाग देने का मतलब बटे में 100, इसको इससे काट देंगे तो आ गया 1/3। क्लियर है। कोई भी भिन्न अगर आपको दी गई हो, उसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत में कोई मान दिया गया हो, भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक छोटी सी टेबल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उससे भी कई सारे सवाल आप हल कर पाएंगे। कई सारे एग्जाम्स में बहुत छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, जैसे रेलवे वगैरह में आप देखेंगे कई बार सवाल पूछे गए हैं, एसएससी वगैरह में। उस टेबल को अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप उसे ध्यान रख पाएंगे तो बहुत सारे सवालों को तो आप देख के ही हल कर पाएंगे। जैसे क्या है टेबल, उसको समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, ये अपने आप में 100% के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100%। अब जैसे लिख दिया गया 1/2, इसका मान होता है 50%। मैंने आपको बताया था भिन्न को कैसे हम बदल रहे हैं, 100 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है। 1/3,
1/3 का मान होता है 33.1/3%। 1/4 इसका मान होगा 25%। 1/5 इसका मान होगा 20%। 1/6 इसका मान होगा 16.2/3%। 1/7 इसका मान होता है 14.2/7%। 1/8 इसका मान होता है 12.5%। 12.1/2%। 1/9 इसका मान होगा 11.1/9%। 1/10 इसका मान हो जाएगा 10%। ऐसे ही आगे 1/11 9.1/11%। 1/12 8.1/3%। ऐसे ही आप आगे भी याद कर लीजिए 1/20 तक या 1/15 तक, जितना आपसे हो सके। अगर ये टेबल आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे सवालों को आप देख के कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको बताऊं। देखिए, जैसे एक सवाल है यहाँ पे, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट किए दे रहा हूँ, समझिएगा क्वेश्चन क्या है। ये टेबल को आपने देख लिया है अगर, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट किए दे रहा हूँ। देखिए समझिए, जैसे कहेगा ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब जैसे ये सवाल है, ऐसा सवाल आए हुए एक सवाल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे अगर आपको ये टेबल ध्यान में होती तो आप इसे देख के उत्तर कर सकते हैं। जैसे कह रहा है 25% अधिक है ए की आय। अगर ये 25% अधिक दे रहा है और पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम होगी, तो इससे कम वाला मान उत्तर हो जाएगा। मैं जानता हूँ आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा वाला मान दे रहा है, 25% दे रहा है, ज़्यादा वाला मान दे रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम होगा, तो इससे कम वाला उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर कितना हो गया? 20%। बशर्ते आपको याद ये रखना है कि ये टेबल में ही होना चाहिए जो मान आपको दिया गया है, ठीक है। वैसे अगर आप करते तो कैसे करते, देखिए समझिए, मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। देखिए, अगर इसी सवाल को अगर आप हल करते तो कैसे करते। ए की इनकम आप कुछ भी मान लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, जो भी आपको मन हो वो मान लीजिए। या फिर बी की इनकम जो भी मन हो वो मान लीजिए। चूँकि कह रहा है कि बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो हम बी की इनकम को मान लेंगे, तो उससे हमें आसानी होगी समझने में। तो मैं जैसे यहाँ पे मान लूँ कि ये ए है, ये बी है। बी की आय आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मान लिया कि 100 है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे अगर ये इससे 25% ज़्यादा है तो 100 का 25 होता है, इसमें 25 जोड़ देंगे तो ए की इनकम हो जाएगी 125। ये तो कहेंगे आप, बिल्कुल आप यही कहेंगे। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि अब आप ये बताइए ए की आय से कितने प्रतिशत कम है बी की आय। तो आप देखेंगे कि हमें ये तो पता है कि 25 कम है, लेकिन अब की बार ये जो 25 की कमी हम देखेंगे वो किस में देखेंगे? ये 125 में दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 125, गुणा कर देंगे 100 से, 25 पंचे 125, 5 का भाग देंगे इसमें, तो आगे देखिए 20%। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मैंने आपको बताया कि अगर आप उस टेबल को याद रखेंगे तो बहुत सारे सवालों को तो देख के हल कर पाएंगे। अभी देखिए, जैसे आपने ऐसे सवाल को किया इस तरीके से। अब अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे आप तो आप उसे फ्रैक्शन में कर सकते थे। फ्रैक्शन में करते तो कैसे करते? देखिए, जैसे यहाँ पे आपसे बताया था उसने कि 25% अधिक है, तो मैं जानता हूँ कि 25% जो है उसके फ्रैक्शन में मान होता है 1/4। अभी अभी हमने देखा था टेबल में, नीचे वाला बताता ओरिजिनल को। तो यानी अगर वास्तव में बी की इनकम 4 है तो ऊपर वाला घटी बड़ी को बताता है। तो ए की इनकम उससे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा? 1 ज़्यादा है, तो ए की इनकम हो गई 5। ये बात तो है। अब आप यहाँ से ये देख लेंगे कि बी की इनकम इससे कितनी कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है।
अब ये 1 की कमी दर्ज की जाएगी 5 में, गुणा कर देंगे 100 का तो उत्तर आ जाएगा 20%। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए जैसे आपसे सवाल में कहेगा कि मान लीजिए कि ए की आय बी की आय से 33% ज़्यादा है, तो फिर आपसे पूछेगा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो मैं तुरंत उस टेबल को देखूंगा और समझ जाऊंगा कि उसने कहा 33% ज़्यादा है, 33/1/3%, तो उससे नीचे वाला मान क्या होगा 25%, तो 25% उत्तर हो जाएगा। वो जरूरी नहीं कि हर बार आपको बड़ी वाला मान दे और फिर घटे वाला पूछे, वो आपको ऐसे ही बोल सकता है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी, तो आप तुरंत समझ आएंगे कि आपकी बार कमी वाला मान दे रहा है तो उससे ज़्यादा वाला मान उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा 33/1/3%। अब जैसे इस तरीके के सवाल आप कई बार देखेंगे, एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसी टेबल से आप उन सवालों को देख के हल कर देंगे। अब जैसे इस चैप्टर में हम आगे सवालों को ले आगे बढ़े, तो देखिए मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ। जैसे ये है एक सवाल, ठीक है, इस सवाल को देखिए। सवाल में कह रहा है 2 छात्र हैं ए और बी, किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक ज़्यादा मिले और कह रहा है पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों के योगफल का 60% है, तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल बताना है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ए, ये है बी, हमें ये नहीं मालूम इनको कितने कितने अंक मिले, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि बी को चाहे जितने भी अंक मिले हों, ए को उससे 8 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर मैं ये मान लूँ कि बी को x अंक मिले तो ए को मिलेंगे x+8। क्लियर है? अब कह रहा है पूर्ववर्ती का अंक, यानी जो ये x+8 है ये इन दोनों के योगफल का 60% है, तो इन दोनों का योगफल हम करेंगे तो कितना आएगा 2x+8। इसका 60% का मतलब ये होता है 3/20 × 60 20 × 5 3/5 बराबर इसके बराबर x+8 के। क्लियर? यहाँ से हम हल कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6x, 5x माइनस हो जाएगा तो 1x बचेगा, 8 × 3 = 24, तो ये हुए 40, 40 में 24 गया तो कितना आया 16। क्लियर? तो यानी अगर b को 16 अंक मिल रहे हैं तो a को उससे 8 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं, तो a को कितने मिले होंगे 24। इन दोनों का योगफल ही पूछा था, 16 और 24 कितना हो गया 40। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कोई ज़रूरत नहीं थी आपको ये सब करने की एक्स मान के, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो ऑप्शन से इस सवाल को हल कर सकते थे। कैसे? जैसे मैं यही मान लूँ, मान लीजिए मैं यही मान लूँ कि उन दोनों के अंकों का योगफल 40 था। मैंने मान लिया कि अगर इन दोनों के अंकों का योगफल 40 था तो मुझे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, फिर सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो अब अगर उन दोनों के अंकों का योगफल 40 है तो हम क्या करेंगे, पहले जो इसको ज़्यादा मिल रहा है, जैसे 8 ज़्यादा मिल रहा है तो उस 8 को पहले हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अब जो भी बचेगा, जैसे यहाँ पे बचा 32, तो इसमें आधे आधे तो उन दोनों को मिले ही होंगे, ए को भी मिले होंगे बी को भी मिले होंगे, यानी 16 तो इसको मिले ही होंगे, 16 इसको भी मिले होंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमने 8 माइनस किया, अगर हम इसमें ए में जोड़ दें तो देखिए अब ए का मान बी के मान से 8 ज़्यादा हो गया कि नहीं, यानी ए को मिल रहे हैं कितने अंक 24, बी को मिल रहे हैं 16, इन दोनों का योगफल है 40। तो अब मुझे सेटिस्फाई ये कराना पड़ेगा कि क्या 40 का 60% करने पे 24 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 40 का 60% होता ही है 24, यानी ऑप्शन सी सही है। क्लियर? अगर आपको समझने में समस्या आ रही तो देखिए अगला सवाल एक और ऐसा ही सवाल ले रहे हैं जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कह रहा, जैसे अगला सवाल ये है, अगला सवाल है कि 2 विद्यार्थी हैं ए और बी, किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों का योगफल का 55% है, तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों को ज्ञात करना है। तो वैसे ही करेंगे इसको भी, जैसे मैं ऑप्शन से ही मान लूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि चलिए अगर ऑप्शन ए सही होता है तो फिर मुझे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर ए को 40 और बी को 32 मिले तो इन दोनों का योगफल कितना हो गया, तो योगफल हो गया 72। तो 72 में 8 में पहले से ही माइनस कर दूंगा, तो अब आया कितना 64, आधा आधा कर दूंगा तो 32 इसको मिल गए, 32 इसको मिल गए, लेकिन ए को तो ज़्यादा मिल रहे हैं 8, तो इसमें जोड़ दूंगा मैं, तो 32 8 हो गया 40। अगर ए को 40 मिल रहे हैं तो फिर मुझे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो 72 का 55% निकाल के देखूंगा मैं क्या 40 के बराबर आ रहा, तो हल करेंगे तो नहीं आ रहा। तो अगर ये नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करूँगा मैं, दूसरा ऑप्शन जब मैं चेक करूँगा तो मैंने ये मान लिया कि ये मान लीजिए 44 और 36 होता, तो जोड़ के देखा मैंने तो हो रहा 80,
8 घटा दिया आया 72, आधा आधा बांट दिया, 36 इसको 36 इसको, इसमें 8 जोड़ दिया। तो अब मैं देखूंगा कि 80 का 55% क्या 44 के बराबर आ रहा? अगर आ रहा होगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका 55% जब मैंने किया तो देखा 20 चौको 80, 20 पंचे 100, और यहाँ से हम जैसे इसको काट दिए, अब इसको काट देंगे तो ये आ गया 11, तो 11 चौको 44, हाँ आ रहा है। तो यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन से इन सवालों को हल किया जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स मानने की। फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो हम आर एस अग्रवाल को देखें अगर, तो कैसे करेंगे। आर एस अग्रवाल कहता है कि मान लीजिए ये है बी, ये ए, बी को चाहे जितने भी अंक मिले हों, मैंने अगर मान लिया कि एक्स मिले हैं तो फिर ए को उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, कितने? 8 ज़्यादा, तो इसमें इसको मिल रहे हैं एक्स प्लस 8। क्लियर है? आगे कह रहा है उन दोनों के योगफल का 55% है पूर्ववर्ती का अंक, यानी ये जो एक्स प्लस 8 है, ये एक्स प्लस 8, ये इन दोनों के योगफल का, योगफल करेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 8। इसका 55% है, तो 55% का मतलब ही होता है कितना? 55/100 काट देंगे अगर तो कितना आएगा? 11/20। अब इसको हल कर देंगे तो ये 20x और ये 22x, तो 2x आएगा अंतर। यहाँ पे कितना हो गया? 80 नहीं 8 दूनी 16, 160 और 88, 160 में 88 घटाएंगे, 160 में 80 घटाया तो कितना आ गया? 80, 8 और घटा देंगे तो आ गया 72। तो 2x का मान 72 है, तो 1x का मान यहाँ से कितना आ गया? 36। यानी b को अगर 36 अंक मिल रहे हैं तो a को इससे 8 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 36 8 44। ऐसे भी कर सकते थे आप, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्लियर? जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल अगर हम देखें तो अगले सवाल में क्या है, ये देखिए। अगला सवाल है, कह रहे यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही देख लूँगा कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आप देखेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को कह रहा है 37.5% बढ़ा दिया गया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसकी फ्रैक्शन क्या होती है। 12.5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है? 1/8। तो ये उसका 3 गुना है, तो ये 3/8 हो जाएगी। तो यानी अगर पहले लंबाई 8 रही होगी तो अब लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई, लंबाई हो गई 11। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? पहले मान लीजिए लंबाई कुछ भी रही होगी, पहले लंबाई कुछ भी रही होगी तो उसका 37.5% बढ़ रहा, तो 8 का 37.5% का मतलब 3, तो 3 बढ़ रहा, 8 और 3 कितना हो गया? 11। अब कह रहा है उसकी चौड़ाई 20% कम हो गई, तो चौड़ाई 20% कम हो रही। 20% की फ्रैक्शन हम जानते हैं कितनी होती है? 1/5। तो पहले अगर यदि 5 रही होगी तब 1 उसमें कम हो जा रहा है, 5 में से 1 कम हो जा रहा है, तो अब चौड़ाई हो गई 4। तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देने पे क्षेत्रफल मिल जाता है। तो अगर हम इसको गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 11 चौको 44। तो उसके क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आए? पहले 40 था, अब 44 हो जा रहा है, तो यानी 4 बढ़ रहा, 4 बढ़ रहा है कितने में? 40 में। तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर 40, 4 नीचे आ जाएगा 40। इसको हल कर देंगे कितना? 1/10। 1/10 का मतलब ही होता है 10%। इस सवाल का उत्तर हो गया क्षेत्रफल में 10% की क्या आ जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करते। देखिए जैसे यहाँ पे अगर ये गुणा हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे ये गुणा हो रहा है जैसे 8 और 5, यहाँ 11 और 4, तो यहीं पे आप काट सकते हैं। तो अगर यहीं पे आप काट देते तो देखिए 2 से ये कट रहा है, ये 4 से काट दीजिए, ये 4 एकम 4, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8। तो पहले क्षेत्रफल था 5 दूना 10, अब क्षेत्रफल हो गया 11 एकम 11। तो 1 बढ़ रहा है कितने में? 10 में। यहीं से हल कर देते हैं तो उत्तर आ जाता 10%। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इन सवालों को हल कर सकते हैं, बशर्ते सही कीजिए, सवाल को गलत ना करें। ठीक है? अगला सवाल देखिए अगर, तो अगले सवाल में कह रहा कि यदि किसी वर्ग की भुजा 14.2/7% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता ही क्या है? अगर हम देखें
किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता ही क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, जैसा आप समझें, भुजा का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो अब जैसे कह रहा है भुजा बढ़ाई जा रही 14/2/7%, तो मुझे पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा। तो जैसे 14/7%, 14/2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे फ्रैक्शन होगी 1/7, यानी पहले अगर भुजा 7 रही होगी तो उसमें अब 1 बढ़ा दिया जा रहा है, ये तो मतलब हुआ 14/2/7% का मतलब। जैसे पहले यहाँ पे मैं ये मान लूँ भुजा थी 7, अब 1 बढ़ा दी गई तो भुजा गई 8। क्षेत्रफल मुझे पता है स्क्वायर कर दिया जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल अगर 49 था तब क्षेत्रफल हो गया 64। तो मैं यहाँ से ये देखूँगा कि कितना ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा कितना हो गया 15। अब ये 15 ज़्यादा हुआ कितने में से 49 में से, 49 आ जाएगा नीचे, गुणा कर देंगे 100 का, तो परसेंटेज में मान निकल के आ गया 1500/49% बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1500/49% वृद्धि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइएगा। आगे देखिए अगला सवाल। आगे अगर हम अगला सवाल देखें तो अगले सवाल में कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन में क्या अंतर आएगा। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है या गोले का आयतन क्या होता है, इन सब चीज़ों को मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए आयतन में वृद्धि पूछ रहा है तो हम आयतन जान लेते हैं गोले का होता क्या है। तो गोले का आयतन अगर आप देखें, गोले का आयतन तो ये होता है 4/3 पाई r³, ठीक है, ये होता है आयतन। अब देखिए 4/3 ये तो कांस्टेंट है, नंबर है, पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इनसे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। फ़र्क पड़ने वाला जिससे वो है r यानी त्रिज्या से। तो अब यहाँ पे क्यूब का मतलब क्या है कि पहले जैसे जो भी त्रिज्या होगी उसका क्यूब कर देंगे तो पहले वाला आयतन आ जाएगा, अब बाद वाली जो भी त्रिज्या होगी उसका क्यूब कर देंगे तो बाद वाला आयतन आ जाएगा। क्लियर है? तो अब जैसे यहाँ पे कह रहा है 20% बढ़ा दिया जा रहा है त्रिज्या को, तो 20% का मान क्या होता है, फ्रैक्शन में मान होता है 1/5। तो ये नीचे वाला ओरिजिनल को बताता है, यानी पहले अगर उसकी त्रिज्या 5 रही होगी, नीचे ऊपर वाला घटी या बड़ी को बढ़ाता है, तो यहाँ पे 1 बढ़ जा रहा है, तो अब हो जा रही है त्रिज्या 6। तो क्यों भी तो कर रहा था, तो यानी पहले अगर उसका आयतन रहा होगा 125 तो अब आयतन हो गया 216। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि बढ़ कितना रहा है, तो आप ये कहेंगे 75 और 16 कितना हो गया, 75 16 हो गया 91। तो 91 की बढ़त हो रही है किसमें, 125 में, 125 आ गया नीचे, गुणा कर देंगे 100 का। अब अगर इसको काट देते तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 का भाग दूँ उससे बढ़िया है 10 का भाग दूँ, तो कितना हो गया 8 एकम 8, 8 नाम 72, एक अंक बाद दशमलव, तो 72.8 की वृद्धि हो रही। तो ऑप्शन हो जाएगा 72.8 ये वाला वृद्धि। क्लियर? ऐसे आप किन्हीं भी सवालों को हल कर सकते हैं जिसमें परसेंटेज में मान में वृद्धि हो रही और आपसे पूछेगा कि कितनी कमी या वृद्धि होगी। आगे देखिए जैसे अगला सवाल लें, अगला सवाल है ये देखिए, कह रहा है यदि चावल की कीमतें बढ़ रही हैं 25%, तो एक परिवार क्या कर रहा है, अपने खर्च को बढ़ा दे रहा है 10%, तो उस परिवार की खपत 30 किलो कम हो जाती है, तो उसके वर्तमान में उसकी खपत कितने किलो होगी। क्लियर? प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 25%, अ फैमिली इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर बाई 10%, इफ कंजप्शन ऑफ फैमिली रिड्यूस्ड बाई 30 kg, फाइंड इट्स प्रेजेंट कंजप्शन। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऐसे सवाल हल करने के लिए पिछली क्लास में कि प्राइस का गुणा क्वांटिटी से कर देने पे हमें एक्सपेंडिचर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 30 रुपये किलो वाला चावल, या कुछ भी मान लीजिए 100 रुपये किलो वाला चावल था, मान लीजिए 100 रुपये किलो वाला चावल था, आप 2 किलो उसकी मात्रा लेके आ रहे थे, तो आपका खर्च कितना हुआ, 100 रुपये प्रति किलो वाला चावल 2 किलो लेके आ रहे हैं तो आपका खर्चा हुआ 200 रुपये, ये तो मतलब हुआ। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि प्राइस
और क्वांटिटी का गुणा कर देने पे एक्सपेंडिचर आ जाता है, यानी कीमत और मात्रा का गुणा कर देने पे खर्च आ जाता है। तो अब जैसे इसी सवाल को अगर हम हल करें तो कह रहा है कीमतें बढ़ रही, कितनी बढ़ रही, तो कह रहा है 25%। तो प्राइस अगर 25% बढ़ रहा है, 25% का मान ही होता है 1/4, यानी पहले अगर 4 रहा होगा प्राइस, ये पहले की कंडीशन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं बाद की कंडीशन, तब उसमें 1 बढ़ जा रहा, तो अब बाद में हो गई प्राइस 5, यही तो मतलब हुआ। तो कह रहा है क्वांटिटी में 30 किलो की कमी आ जा रही पहले से, और खर्च उसका 10% बढ़ जा रहा है। तो खर्च 10% बढ़ जा रहा है, 10% का मान ही होता है 1/10, यानी पहले अगर 10 रहा होगा खर्चा तो बढ़ के हो गया 11, ये तो मतलब हुआ। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे सवालों को अब देखिए, 4 रुपये किलो वाला चावल, 10 रुपये आप उस पर खर्च कर रहे हैं, तो कितनी मात्रा आप लेके आ रहे होंगे, तो आप कहेंगे 10/4, यानी कि प्राइस में कितने का गुणा करें, 4 में कितने का गुणा करें कि 10 आ जाए, तो 10/4। ऐसे इसमें 5 में कितने का गुणा करें कि 11 आ जाए, तो 11/5, ये हो गई उसकी क्वांटिटी। अब ये नीचे जो ये आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को 20 बना लेंगे, तो रेशियो आ जाएगा फिर क्वांटिटी का। तो 20 बनाने के लिए यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे। तो पहले मैंने ये मान लिया कि पहले क्वांटिटी उसको मिलती थी 50, अब इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो अब ये हो गया 11 चौको 44, तो अब उसको क्वांटिटी मिल रही 44। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि क्वांटिटी में कमी कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे 6 का। हमारे हिसाब से 6 किलो चावल कम मिल रहे हैं, सवाल में दे रहा है 30 किलो, तो 6 का मान 30 है अगर, तो 1 का मान हुआ 5। अब अगर 1 का मान 5 है तो वर्तमान में अब कितना मिल रहा है उसको, 44 मिल रहा है, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, ये हो जाएगा 220 किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्या करना था दोबारा समझिए। जैसे कह रहा 25% बढ़ रही है उसकी कीमतें, 25% का मतलब मैंने आपको बताया था, 25% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/4, यानी अगर पहले उसकी कीमत 4 रही होगी, 1 बढ़ जाएगा तो कीमत हो गई है 5। क्लियर। इससे हो क्या रहा है कि उसका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो 10% बढ़ा दे रहा है। तो 10% का मतलब ही होता है 1/10, यानी पहले अगर वो 10 रुपये खर्च कर रहा है तब उसमें 1 और बढ़ा देगा खर्च, तो अब खर्च करेगा 11। अब मैं ये समझूंगा कि 4 रुपये किलो वाला चावल था, उस पर 10 रुपये खर्च कर रहा था पहले, तो मात्रा कितनी मिल रही होगी, 2.5, यही तो मतलब हुआ। यानी 4 में कितने का गुणा करें कि 10 आ जाए, तो 10/4 का गुणा करेंगे। ऐसे ही बाद में अब 5 रुपये किलो वाला चावल 11 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितनी मात्रा मिल रही होगी, तो 11/5। अब अपनी सुविधा के लिए मैं डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए या बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गुणा कर दिया कितने का, 5 का, तो नीचे हो गया 20, ये हो गया ऊपर कितना 50, ऐसे यहाँ पे गुणा कर दिया 4 का, तो ये हो गया 44, ये हो गया 20, 20 से 20 खत्म कट गया, ये मान के चलिए, क्योंकि रेशियो में लिख रहा हूँ मैं, ये वास्तव में रेशियो है, ठीक है। तो पहले अगर उसको 50 यूनिट मिल रहा होगा चावल, तो अब यूनिट कितना मिलेगा, अब कितना चावल मिलेगा, 44 यूनिट। तो मेरे हिसाब से कमी आ रही है 6 यूनिट की, और सवाल में दे रहा है 30 किलो, तो 6 का मान 30 है अगर, तो 1 का मान आएगा 5, तो यहाँ से अब उसको कितना मिल रहा है, 44 मेरे हिसाब से, चूँकि 1 का मान 5 है, तो 44 में अगर 5 का गुणा कर दूंगा तो वास्तव में 220 किलो उसको अब मिल रहा है। क्लियर। आगे देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला सवाल अगर हम देखें, अगर हम अगला सवाल देखें तो अगले सवाल में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई में बताइए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा जिससे क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। तो मैं पहले बता चुका हूँ आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दूँ अगर, तो क्षेत्रफल आ जाता है, ये तो मतलब हुआ। लंबाई बढ़ा देना 40%, 40% का फ्रैक्शन में अगर आप बदलेंगे तो 40/100 करेंगे, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी 2/5 आ गया। क्लियर। तो यानी नीचे वाला ओरिजिनल को बताता है, यानी अगर पहले उसकी लंबाई 5 रही होगी तब 2 बढ़ जाएगी, तो लंबाई हो गई अब 7, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, ये रेशियो में है सब कुछ, आप ऐसे समझिए। अब देखिए कह रहा है चौड़ाई को कह रहा है कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पूछ रहा है, जिससे कह रहा है क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। तो 60% का मतलब ही होता है कितना, 3/5, यानी पहले अगर क्षेत्रफल 5 रहा हो तब 3 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा तब क्षेत्रफल हो जाएगा 8। क्लियर।
तो अब मैं ये देखूँगा कि पहले लंबाई 5 थी, क्षेत्रफल भी 5 था, तो चौड़ाई कितनी रही होगी। 5 में कितने का गुणा करेंगे, 5 आ जाए तो आप कहेंगे 1 का, तो उसकी पहले की चौड़ाई हो गई 1। अब बाद में देखिए लंबाई 7 है, क्षेत्रफल 8 है, तो 7 में कितने का गुणा करें कि 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 8/7 का। अब मैं डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इस पूरे में 7 का गुणा करा दूंगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, पहले उसकी चौड़ाई हो गई 7, अब चौड़ाई हो गई कितने, 8। ये तो मतलब हुआ, नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए मैं अगर यहाँ पे अगर 1 मान लूँ और फिर यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा यहाँ भी करेंगे, तो 7/7, 8/7, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट देंगे क्योंकि रेशियो चल रहा है। तो पहले उसकी चौड़ाई हुई 7, अब बाद में हो गई 8, तो चौड़ाई में कितने की बढ़ी, 1 बढ़ गया चौड़ाई। अब ये कितने में से, 7 में से 7 आ जाएगा नीचे, तो 1/7 फ्रैक्शन ही होती है कितने की, 14 से 2/7%। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 14 से 2/7%। क्लियर है। आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है चावल की कीमतें बढ़ रही 32%, खर्च बढ़ रहा है 10%, तो खपत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। 32% का मान ही होता है कितना, 8/25, यानी पहले अगर प्राइस 25 रहा होगा तब 8 बढ़ जाएगा, तो अब प्राइस हो गया 33। तो कह रहा है कि क्वांटिटी में क्या अंतर आएगा ताकि खर्च जो है उसका एक्सपेंडिचर वो 10% बढ़ जाए। 10% का मतलब ही होता है 1/10, यानी पहले अगर 10 खर्च कर रहा है तो अब खर्च करेगा 11। तो 25 में कितने का गुणा करूँ कि 10 आ जाए, तो आप कहेंगे 10/25। 33 में कितना गुणा करूँ कि 11 आ जाए, तो आप कहेंगे 11/33। हल कर लेंगे इसको, 5 दूना 10, 5 25, 11 कम 11, 11 3 33, तो ये फ्रैक्शन आ गई। अब मैं इसको डिनोमिनेटर को बराबर कर लूँगा। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का, तो नीचे 15 हो गया और ऊपर हो गया 6। तो पहले उसको क्वांटिटी मिल रही थी 6, ऐसे इसको नीचे 15 करने के लिए 5 गुणा करेंगे, तो नीचे हो गया 15, ऊपर भी 5 का, तो ये अब हो गई क्वांटिटी कितनी, 5। जहाँ उसे पहले 6 मात्रा मिल रही थी चावल की, अब उसे 5 मात्रा मिल रही, तो 1 की कमी आई। अब ये 1 की कमी दर्ज की जाएगी 6 में, तो 1/6 फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3% का। तो ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिए आप, हमने किया क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कह रहा चावल की कीमतें बढ़ जा रही हैं, चावल की कीमतें बढ़ जा रही हैं, कितनी बढ़ जा रही हैं, तो सवाल में दे रहा 32%। 32% कीमतें बढ़ जाने का मतलब है 32/100 करेंगे अगर, तो फ्रैक्शन हमारा इसका निकल के आ जाएगा 8/25। नीचे वाला ओरिजिनल को बताता है, पहले बता चुका हूँ। तो अगर उसकी पहले कीमत 25 रही हो तो अब उसमें 8 और बढ़ जाएगा, तो अब कीमत हो जाएगी 33। यही तो मतलब हुआ। तो कह रहा है क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्राइस और क्वांटिटी का गुणनफल होता है एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जा रहा है, 10% के फ्रैक्शन होता है 1/10। नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, मान लीजिए कि पहले सर 100 रुपये खर्च कर रहा है, आप कुछ भी मान सकते हैं ना, खर्च तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 200 400 500 जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। मैं ये मान लूँ अगर कि पहले 100 खर्च कर रहा है तो 10% खर्च बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ जाने का मतलब 100 का 10% होता है 10, तो यानी 100 में से 10 रुपये बढ़ जाएगा, तो अब 110 रुपये खर्च करेगा, यही तो मतलब हुआ खर्च। क्लियर। तो आप ये देखेंगे 25 रुपये किलो वाला चावल था और उस पर 100 रुपये खर्च कर रहा था वो, तो यानी वो पहले 4 किलो लेके आता होगा। क्लियर। अच्छा 33 रुपये किलो वाला चावल जिस पे वो 110 रुपये खर्च कर रहा है तो कितना लेके आ रहा होगा, तो 110/33, इसको काट दें अगर तो यह आ जाएगा 10, ये आ गया नीचे 3। तो पहले उसको क्वांटिटी मिल रही थी 4, अब क्वांटिटी मिल रही 10/3। तो अगर ये रेशियो है तो मैं इस रेशियो को डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए या इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे बटे में 1 मार लूँ तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यानी पहले अगर उसे क्वांटिटी मिल रही थी 12, तो अब उसको मिल रही है 10, और इसको आसान कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 6:5। तो यहाँ से 1 की कमी आ रही, 6 में गुणा कर देंगे 100 का, 16 से ही 2/3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर।
16.2/3% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए और भी सवालों को अगर हम हल करें, अगला सवाल ले लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल है, यदि चावल की कीमत 25% बढ़ जा रही है, उस पे खर्च होने वाला है जो वो 10% बढ़ जा रहा है, तो खपत में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा। वैसा ही सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है। प्राइस बढ़ जा रहा है 25%, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी पहले अगर 4 खर्च कर रहा है उस पर, तो अब खर्च करेगा, सॉरी खर्च नहीं कह रहा हूँ मैं, पहले अगर प्राइस था 4 तब प्राइस हो गया 5। क्लियर। तो कह रहे क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएंगे ताकि जो उसका खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ जा रहा है। 10% का मतलब ही होता है 1/10। तो या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि खर्च पहले 100 रुपये कर रहा है, तब उसका 10% बढ़ जाएगा, तो अब खर्च करेगा 110। आप ये खर्च कुछ भी मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, जो आपको दिल करे वो मान सकते हैं। तो मैं देखूंगा कि पहले प्राइस थी 4 में कितनी क्वांटिटी गुणा करूँ कि 100 आ जाए, तो आप कहेंगे 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। क्लियर। अब 5 में कितने गुणा करें कि 110 आ जाए, तो आप कहेंगे 22 पंचे होता है 110, तो यहाँ पे आ गया 22। तो मैं देखूँगा क्वांटिटी में कमी आ रही, कितनी कमी आ रही, 3 की कमी आ रही। पहले 25 यूनिट मिल रहा तो अब 22 यूनिट मिल रहा है, 3 की कमी आई। ये दर्ज होगी 25 पे गुणा करा देंगे 100 का, तो परसेंटेज निकल के आएगा कितना, 12%। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12%। क्लियर। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है, यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, आदमी 750 रुपये में 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी की वास्तविक कीमत क्या है। देखिए चीनी की कीमत बढ़ जा रही है कितनी, 25%। पहले आप कीमत को कुछ भी मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, ना मानना हो तो इस फ्रैक्शन को ही लेके हल कर लीजिए। जैसे 25% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/4, यानी पहले अगर 4 रुपये था तो अब हो गया 1 बढ़ के 5, ये हो गया प्राइस। ठीक है। अब कह रहा है क्वांटिटी जो है वो कह रहा है कम हो जा रही है। होता भी ऐसा ही है, प्राइस का उल्टा होता है क्वांटिटी जब खर्च समान हो। चूँकि वो 750 पहले खर्च कर रहा था, 750 अब भी खर्च कर रहा है। अगर वो रुपये अब ज़्यादा खर्च करता तो उसको हो सकता था 2 किलो चीनी कम ना मिलती, क्योंकि अब वो 800 के लेके आता था, 900 के लेके आता अगर, तो चीनी उसको ज़्यादा ही मिल जाती। तो चीनी कम क्यों हो जा रही, क्योंकि खर्च वो अपना 750 का 750 ही रखना चाह रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब खर्च बराबर हो तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है, रेशियो पलट जाता है। तो अगर ये प्राइस पहले 4:5 था, तो अब क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 5:4। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कमी आई कितनी की, 1 की, और जबकि सवाल में दे रहा है 2 किलो। मेरे हिसाब से चावल कितने किलो का मिल रहा है, 1 किलो, जबकि सवाल में कह रहा है 2 किलो। तो 1 का मान अगर 2 है, 1 का मान अगर 2 है, तो 5 का मान कितना होगा, 5 का मान हो जाएगा 10। ये वास्तविक था, पहले उसको 10 किलो मिलता था 750 रुपये में। अगर 750 रुपये में 10 किलो मिल रहा है, तो 1 किलो का मान कितना आ गया, 1 किलो की कीमत आ गई 75 रुपये। तो ये उसका वास्तविक कीमत हो गया, ओरिजिनल प्राइस हो गया शुगर का कितना, 75 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर। मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं देखा आप भी ऐसे ही करते, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इसको देखिए दूसरे तरीके से सोचते तो कैसे सोचते, अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोचते तो कैसे सोचते, थोड़ा सा समझिए। देखिए कह रहा है कि प्राइस है जो चीनी का वो 25% बढ़ जा रहा है। तो अब पहले प्राइस कुछ भी मान लीजिए, मैं अगर ये मान लूँ कि पहले जैसे 100 रुपये प्राइस था, 100 रुपये किलो वाला चीनी था, ठीक है। अब 25% बढ़ जा रहा है कीमत, तो 100 का 25% 25 जो होता है, तो इसमें 25 जब बढ़ जाएगा 25%, तो अब ये प्राइस हो गया 125। ठीक है। अब देखिए खर्च को वो उतना ही रख रहा है, पहले भी 750 खर्च करता था, अब भी 750 खर्च कर रहा है, समझ रहे हैं। तो खर्च नहीं बदल रहा है वो। तो इससे होगा क्या, 100 रुपये किलो वाला चीनी जो था उस पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चीनी था उस पर वो 750 रुपये खर्च कर रहा था। तो कितनी क्वांटिटी लेके आ रहा होगा, तो आप मुझे बताइए कितनी क्वांटिटी लेके आ रहा होगा। तो आप कहेंगे 7.5 किलो,
7.5 किलो ये लेके आ रहा होगा, ये तो मतलब हुआ। अच्छा, अब 125 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी हो गया। अब उस पे वो 750 ही खर्च कर रहा है, तो अब उसको कम चीनी मिलेगा। अब चीनी कितना मिलेगा, तो अब चीनी कितना मिलेगा, तो अब 125 में आप कितने का गुणा करेंगे कि 750 आ जाए। 125 में आप कितने का गुणा करेंगे कि 750 आ जाए, बताइए। तो आप 750 में इसका भाग दे देंगे। 750 में जब आप 125 का भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आप काट दीजिए 25 से, ये कितना आएगा 6, यानी कि अब उसको 6 किलो चावल मिल रहा है। ये तो मतलब हुआ, पहले उसको 7.5 किलो मिल रहा था, अब मिल रहा है 6 किलो। यानी हमारे हिसाब से कमी आई कितने की, हमारे हिसाब से कमी आ रही है 1.5 किलो की, जबकि सवाल में दे रहा है 2 किलो। तो हमारे 1.5 किलो जो आया, इस 1.5 किलो का मान, ये 1.5 किलो का मतलब 3/2, 3/2 का मान सवाल में दे रहा है 2, तो 1 का मान आएगा 4/3। तो वास्तव में उसको पहले चीनी कितनी मिल रही थी, तो 7.5 का 4/3 जब आप करेंगे, 7.5 का 4/3 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये 15/2 का जब आप 4/3 करेंगे तो 3 पंजे 15, और ये कितना आ गया 10। पहले 10 किलो मिल रहा था उसको, ठीक है। अच्छा, अब 10 किलो मिल रहा था, 750 खर्चा कर रहा है, तो कीमत क्या रही होगी, तो 10 का इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 75 रुपये। 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी था, उसको वास्तविक कीमत आ गई 75 रुपये प्रति किलोग्राम। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात कि नहीं, बताइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कहीं पे भी समस्या हो रही है, जिससे मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में क्लियर कर पाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहे हैं यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए फिर भी उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी किन्हीं भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई है, एरिया होता है। अब भी अगर एरिया उतना ही रखना है हमें, पहले जितना था उतना ही, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, क्लियर है। ये रेशियो ही पलट जाता है, अगर कांस्टेंट रखना है किसी चीज़ को तो रेशियो ही पलट जाता है। अच्छा देखिए कैसे, जैसे सवाल दिया गया है, सवाल में कह रहा है लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो लंबाई 20% बढ़ा दी जा रही है, तो लंबाई को आप कुछ भी मान लीजिए। 20% का मतलब होता है 1/5, तो मैं ये मान लूँ अगर कि पहले अगर उसकी लंबाई 5 होगी तो अब इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो लंबाई है उसकी होगी 6। तो कह रहा है चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा जिससे उसकी जो क्षेत्रफल है वो ना बदले, क्षेत्रफल ना बदले। क्षेत्रफल को आप कुछ भी मान लीजिए, जो दिल करे वो मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, जो दिल करे वो मान लीजिए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लंबाई 5:6 है, तो मैं इसको पलट दूंगा, क्योंकि अगर मुझे क्षेत्रफल को उतना ही रखना है तो मैं इस रेशियो को ही पलट दूंगा। जैसे यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 5, तो इससे क्या हो गया, मैंने ये मान लिया कि क्षेत्रफल पहले 30 था, तो देखिए क्षेत्रफल अब भी 30 है। ज़रूरी कि मैंने जो माना आप वही माने, आप कुछ भी मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 90 मान लीजिए, जो भी मान लेंगे, तो रेशियो वास्तव में पलट जाता है। अगर किन्हीं भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो रेशियो पलट जाता है। अगर कभी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो रेशियो पलट जाता है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, कई जगह पे आपने पढ़ा होगा। तो मैं वहाँ यहाँ पे आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लंबाई का रेशियो था 5:6, तो अगर एरिया को कांस्टेंट रखना है, अगर एरिया को कांस्टेंट रखना है तो जो चौड़ाई होगी वो बदल जाएगी। चौड़ाई का रेशियो उसका लंबाई के रेशियो से उल्टा हो जाएगा, तो ये 6:5 हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए कि चौड़ाई पहले 6 थी, अब हो गई 5, तो कमी कितने की आ रही, कमी आ रही 1 की। अभी 1 की कमी दर्ज होगी 6 में, तो 1/6 फ्रैक्शन ही होता है, 16 से 2/3% का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा हो, अब अपने हिसाब से सोचिए। अच्छा, अपने हिसाब से सोचिए, जैसे मान लीजिए कि उसकी लंबाई पहले 100 रही होगी, जैसे मान लीजिए ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल। मान लीजिए उसकी लंबाई 100 रही होगी, अगर उसकी लंबाई 100 रही हो, 20% बढ़ा दिया जाए तो अब उसकी लंबाई होगी 120। अच्छा, अब बताइए, कह रहा है कि क्षेत्रफल को नहीं बदलना है, क्षेत्रफल को आप कुछ भी मान लीजिए, जो दिल करे, 100, 200, 300, 400, 500, जो दिल करे वो मान लीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो मैं यही मान लूँ कि अगर जैसे मान लीजिए पहले 100 ही था, अब भी 100 ही है, तो इससे होगा क्या, चौड़ाई में क्या होगा, चौड़ाई का मान क्या होगा, लंबाई अगर 100 है तो चौड़ाई क्या होगा जिससे क्षेत्रफल 100 रहे, तो आप कहेंगे लंबाई होगी 1। अच्छा, लंबाई 120 है, क्षेत्रफल 100, तो चौड़ाई कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 120 में कितने का गुणा करेंगे, 100 आ जाए,
तो आप कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रेशियो चल रहा है, आप ये ना सोचिएगा कि चौड़ा लंबाई 120 है तो क्षेत्रफल तो 100 हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100/120। अब इसको काट देंगे, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120। अब यहाँ पे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 का गुणा हो जाएगा। तो पहले अगर चौड़ाई 6 थी, पहले अगर चौड़ाई 6 थी तो लंबाई कितनी बची? लंबाई बची 5। यही तो मतलब हुआ, लंबाई बची 5। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब यहाँ पे आप गुणा करेंगे 6 का तो ये आ गई चौड़ाई, 6 गुणा 1 में होगा तो 6, यहाँ पे आया 5। तो जो इसका रेशियो आया 6:5। एक की कमी आ रही, एक की कमी कितने में? 6 में। गुणा कर देंगे 100 का, उत्तर आ जाएगा 16/2/3%। क्लियर? 16/2/3% क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा है 40 लीटर के अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल की मात्रा है। ऐसे सवाल हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी जैसे ये कोई गिलास है, इसमें कोई मिक्सचर है, ये कोई एक बर्तन है, इसमें कोई एक मिश्रण है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ मात्रा निकाल ली जाती है तो निकालने के बाद में अब वो कम बचेगा, कम ज़रूर बचेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो रेशियो पहले रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पे जल था, नमक था, तो जो रेशियो पहले था रेशियो वही रहेगा अभी भी उन दो चीज़ों का। मात्रा भले ही बदल जाएगी, रेशियो नहीं बदलता, ठीक है। अगर किसी भी बर्तन से ये मिश्रण उसमें जो है उसमें कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, मिश्रण निकाल लिया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मिश्रण निकाला जा रहा है ऐसा ना हो कि आप पानी निकाल ले रहे हैं अलग से, और पानी जब आप निकाल लेंगे तब तो बदल ही जाएगा पानी की मात्रा। अगर मिश्रण ही निकाला जा रहा है तो उसके रेशियो में परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। वहीं पे अगर आप अलग से इसमें कोई चीज़ डाल दे रहे हैं, अलग से कोई चीज़ डाल दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? अब रेशियो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, अगर आपने इसमें नमक डाल दिया तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? अच्छा, वही चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हैं तो सवाल में देखिए, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि 40 लीटर के अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल की मात्रा है। इसमें से 10 लीटर निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया जाए तो अम्ल की प्रतिशतता ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा, 20% अम्ल है, 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर विलयन पूरा 5 हो, अगर विलयन पूरा 5 हो तो उसमें जो एक मात्रा है, एक यूनिट है, वो किसकी है? अम्ल की है। क्लियर है? तो यहाँ पे अम्ल गया अम्ल। अगर अम्ल 1 हो गया, पूरा विलयन है 5, तो बाकी का जो 4 बचा वो पानी बचा। यही तो मतलब हुआ, बाकी का जो 4 बचा वो पानी बचा। अब इसमें कह रहा है 10 लीटर निकाल लिया जाता है। अगर इसमें से 10 लीटर निकाल लिया जा रहा है, मिश्रण निकाल लिया जा रहा है, तो मैंने आपको बताया जब भी मिश्रण निकाल लिया जाएगा तो रेशियो नहीं बदलेगा। अगर पहले 1:4 में था तो अब भी 1:4 में ही रहेगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है आगे? मिश्रण निकाल लिया गया लेकिन 10 लीटर पानी डाल दिया जा रहा है, तो अब इसमें पानी डाल दिया गया जब, तो पानी की मात्रा ही बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन अम्ल की मात्रा नहीं बढ़ेगी। अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि मेरे हिसाब से विलयन था पहले 5 यूनिट, और जबकि सवाल में दे रहा है कि वो 40 यूनिट था, तो 5 का मान आ गया 40, तो 1 का मान आ गया 8। तो यानी यहाँ पे पहले अगर अम्ल 8 रहा होगा तो पहले पानी था कितना? 32। यही तो मतलब हुआ। दोबारा समझिए, ये अम्ल है, ये पानी है, टोटल था 40। जब आपने इसने 10 लीटर निकाल लिया तो अब जो अम्ल और पानी बचा वो कितना बचेगा, कितना लीटर बचेगा? तो आप कहेंगे कि 10 लीटर निकाल दिया गया 40 में से, तो अब बचा है 30। तो यानी यहाँ पे मेरा जो रेशियो है वो कितना है? 1:4 यानी 5 का मान दे रहा है 30, तो 1 का मान आया 6। क्लियर है? तो यहाँ पे अम्ल है 6 और यहाँ पे पानी है 24। ठीक है, अब देखिए पानी ही मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है, अम्ल तो बदलेगा नहीं, अम्ल 6 है अगर तो 6 ही रहेगा। पानी अगर 10 लीटर मिला दिया गया है तो 24 और 10 कितना हो गया? 34। क्लियर? रेशियो आ गया कितना? रेशियो आ गया 3:17। तो कह रहा अम्ल की प्रतिशतता बताइए, तो अम्ल कितने प्रतिशत है? इस पूरा मिश्रण है 20, इसमें से 3 हो गया अम्ल, तो 3/20। हल कर देंगे अगर
तो कितना आ जाएगा 15%। इस सवाल का उत्तर हो गया 15%। क्लियर। आप ऐसे, मैंने आपको ये बेसिक बताया कि ऐसे आप करिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे 1:4 था अम्ल और पानी का, तो टोटल विलेन मेरे हिसाब से 5, सवाल में दे रहा है 40। ठीक है, यहाँ से 10 लीटर विलेन को निकाल लिया गया। अगर मिश्रण को निकाल लिया गया तो निकालने के बाद रेशियो नहीं बदलता है, तो रेशियो अब भी वही रहेगा 1:4। तो मेरे हिसाब से टोटल है 5। अब बचा है कितना 30, क्योंकि 10 तो निकाल लिया गया 40 में से, तो 5 का मान अगर 30 है तो 1 का मान 6 है। तो यहाँ से मैं ये समझ गया कि अम्ल पहले 6 यूनिट था और पानी 24 यूनिट था। अब पानी मिलाया जा रहा है 10 लीटर, तो केवल पानी बढ़ेगा, अम्ल तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ अलग से डाली जाएगी तो वही चीज़ बढ़ेगी। अब यहाँ पे पानी डाला गया तो 24 में जब आप 10 जोड़ देंगे तो हो गया 34। ये पानी की मात्रा होगी 34, अम्ल की मात्रा है 6, तो 6 34 कितना हो गया 40। 6 40 का कितना प्रतिशत है, तो आपने निकाला कितना है 15%। ठीक है। एग्ज़ाम में थोड़ा सा आप इसे तेज़ी से करेंगे। कैसे सोचेंगे आप, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में जब आप सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, उस तरीके को समझिए। जैसे यहाँ पे है अम्ल, यहाँ पे है पानी। ठीक है, पूरा मिश्रण है 40, पूरा मिश्रण है 40 यूनिट। 20% अम्ल है, 20% का मतलब ये होता है 1/5, यानी 5 में से 1 अम्ल, तो बचा जो 4 वो पानी है। अब इसमें से निकाल लिया गया, निकालने के बाद ही मैंने आपको बताया था रेशियो नहीं बदलता, रेशियो अब भी रहेगा 1:4, लेकिन निकाला कितना गया 10 निकाला गया। अब 10 निकाल लिया गया तो बचा कितना 30। तो मैं देखूंगा ये मेरे हिसाब से 5 यूनिट, सवाल में दे रहा है 30, तो 1 यूनिट का मान आया 6, तो यहाँ पे ये अम्ल की मात्रा आ गई 6, पानी की मात्रा आ गई 24। क्लियर है। अब 10 यूनिट या 10 लीटर जब पानी इसमें जोड़ देंगे तो पानी हो गया 34, ये है 6, तो 6 इस पूरे 40 का कितना परसेंट है, तो 6 इस पूरे 40 का कितना परसेंट है जब आप देखेंगे तो कितना आएगा 15%। क्लियर। इस तरीके से सवाल को हल करिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या है, ये रहा अगला सवाल। ऐसे सवाल को हम कर चुके हैं, मैं आपको बताऊं। देखिए, चीनी की कीमत 30% कम हो रही है, परिवार अपनी खपत को कितना % बढ़ाए कि खर्च समान रहे। मैंने आपको बताया था कि जब भी किन्हीं भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना हो तो रेशियो पलट जाता है। 30% कमी आने का मतलब 3/10, यानी पहले अगर प्राइस 10 था तो 3 कम हो जाएगा, अब हो गया 7, तो रेशियो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 7:10। 3 बढ़ रहा, 7 में से गुणा करा देंगे 100 का, तो 300/7%, 300/7% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतनी मात्रा खपत की इतनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। क्लियर। अगला सवाल देखिए। हाँ, अब यहाँ से देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये सवाल जितने भी मैंने आपको कराए ऐसे ही सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब देखिए, जैसे ये मेंस का सवाल है, मैं आपको बताऊँ SSC मेंस में आया हुआ सवाल है। मैंने आपको ये सवाल पहले ही करवाया, इस तरीके का सवाल आप इसे कर लेंगे आसानी से। कैसे करेंगे, जैसे कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार क्या कर रहा है, 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। ठीक है, तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, तो देखिए मूल्य कम हो रहा, मूल्य में कमी आ रही 20% की, तो 20% का मतलब ही होता है 1/5, यानी 5 अगर पहले मूल्य था तो कमी होने के बाद 1 कम हो गया, तो अब कमी होने के बाद मूल्य बचा 4। तो कह रहा है पहले भी 160 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 160 खर्च कर रहा है, नहीं खर्च तो उतना ही है, क्वांटिटी कम हो जा रही। कितनी कम हो जा रही है, 8 किलोग्राम, सॉरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, तो यहाँ से रेशियो पलट जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर खर्च समान रखना है तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है, तो ये हो जाएगा 4:5। तो मेरे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ रहा, जबकि सवाल में कह रहा 8, तो अगर 1 का मान 8 है तो कमी होने से पहले, प्राइस कमी होने से पहले कितना यूनिट मिलता होगा, 1 का मान 8 है तो 8 चौको 32, यानी पहले उसे 32 यूनिट मिल रहा था। कितने में, 160 में, तो 160 रुपये 32 यूनिट मिल रहा, तो कितनी आएगी कीमत कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 5 रुपये प्रति केजी। क्लियर, ये सवाल का
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल का। इस सवाल का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अगला सवाल में कह रहा है चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना होगा? देखिए ऐसा ही सवाल मैंने आपको बताया था कि जब ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। चूँकि मैंने यहाँ पे ये देखा कि 60% मेरे उस टेबल में नहीं था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको लिखना है। बाकी वैसे तो देख के उत्तर बता सकते थे। अगर ये कीमत बढ़ रही है तो इतना तो आइडिया आपको लग ही गया होगा कि अगर कीमत बढ़ रही है अब दोबारा से उसको कम करना है तो इससे तो कम वाला ही उत्तर होगा। अगर इससे कोई ज़्यादा होता ऑप्शन में तो वो तो पहले से ही गलत हो जाता। 60% का मतलब कितना होता है? 60% का कोई आपसे मतलब पूछे तो आप बताएंगे मतलब होता है 3/5। यानी पहले अगर कीमत 5 होगी तो अब 6 हो गई, सॉरी 3 बढ़ाना है। समझ रहे हैं? कितना बढ़ाना है? 3 बढ़ाना है। तो पहले अगर कीमत 5 रही होगी तो 3 बढ़ाने के बाद अब कीमत हो जाएगी 8। पुनः मूल कीमत पे जाना है आपको। तब देखिए मूल कीमत पे पुनः जाने के लिए आपको 3 की कमी करनी पड़ेगी। अब ये 3 की कमी कितने में दर्ज होगी? 8 में। तो 3/8 हल करेंगे जब आप इसे तो कितना आएगा? 75/2 यानी 37.5%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75/2 यानी 37.5%। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी की गई है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी? देख के उत्तर बता सकते हैं। कमी की गई है, इससे बड़ा वाला मान टेबल में उत्तर हो गया। यानी कि 11 से 1/9%। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखिए एक बार दोबारा। प्राइस में कह रहा है 10% की कमी होने का मतलब है 1/10 यानी 10 में से 1 कम होने के बाद में मूल्य बचा 9। पुनः दोबारा उसी मूल्य पे जाना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा 9 में से 10 जाने के लिए। 1 बढ़ा, अब ये 9 में से दर्ज होगा तो हल करेंगे जब आप तो 11 से 1/9%। क्लियर? देखिए आए हुए सवाल हैं ये सब, आप इन्हें तुरंत कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए कितनी बार आया हुआ सवाल है ये। एसएससी के न जाने कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है। यहाँ तक कि देखिए मेंस में तक आया हुआ सवाल है ये देखिए मेंस में आया हुआ सवाल है। कह रहे यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। कह रहा एक्सपेंडिचर ना बदले। प्राइस 50% बढ़ रहा है। 50% का मतलब होता है 1/2 यानी कि 2 अगर पहले था तो बढ़ के हो गया 3। तो कह रहे क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएंगे ताकि खर्च उतना ही रहे, खर्च ना बदले। तो मैंने आपको बताया जब भी खर्च ना बदले ऐसी कोई कंडीशन हो तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाता है। तो क्वांटिटी का रेशियो हो गया 3:2। तो देखिए 3 से 2 हो रहा है, 1 की कमी आई 3 में से 1/3 भाग कम हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी सही है। इस सवाल का ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है जल पे जो कर है उसमें 20% की वृद्धि हुई। कर में वृद्धि होने का मतलब है खर्च में भी वृद्धि हुई, ये तो मतलब हुआ। आगे कह रहा है लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई। अच्छा देखिए इस सवाल को, तो कह रहा है धन के खर्च में वृद्धि या कमी क्या हो गई। अब खर्च में आपको बताना है कि क्या कमी होगी या वृद्धि होगी। तो देखिए जैसे पहले प्राइस कुछ भी रहा होगा 100, 200, 300, 400, 500 जो भी अच्छा करे वो मान लीजिए। मैं फ़िलहाल फ्रैक्शन से ही कर देता हूँ उसे। जैसे 20% की फ्रैक्शन मुझे पता है 1/5 होती है। यानी पहले अगर 5 रुपये खर्च कर रहा था, सॉरी प्राइस था अगर, तो अब प्राइस हो गया बढ़ के 6। क्वांटिटी में कह रहा है, मात्रा में कह रहा है, खपत में कह रहा है 20% की कमी हुई। 20% की कमी होने का मतलब है 1/5 यानी 5 में से 1 की कमी हो गई। 1 की कमी हो गई तो मतलब अब बचा 4। क्लियर? तो अच्छा प्राइस और क्वांटिटी का गुणा करने पे ही तो एक्सपेंडिचर आता है। तो पहले एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा 25, अब एक्सपेंडिचर कितना हुआ 24। तो एक्सपेंडिचर तो कम हो रहा है। अब कितना कम हो रहा है तो 1 यूनिट। 1 की कमी दर्ज की गई 25 में, गुणा करेंगे 100 का तो यहाँ से एक्सपेंडिचर जो है कितना परसेंट आ गया 4%। 4% की कमी आ गई खर्च में, यानी ऑप्शन बी सही है सवाल का। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। क्लियर? अगला सवाल देखिए।
बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। अच्छा, सीटों में वृद्धि करने का मतलब क्या है कि ज़्यादा सीटें होंगी तो ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे, और ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे यानी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, ये क्वांटिटी है दिया हुआ है। आगे कह रहा है टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि करने का मतलब क्या है कि प्राइस में बढ़ोतरी होना। क्लियर। अच्छा, तो कह रहा है कि कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, देखिए इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये है प्राइस, ये क्वांटिटी, इनका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा एक्सपेंडिचर। हम जो जैसे सिनेमा में जा रहे हैं तो हम जो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो वो जो सिनेमा वाला है तो उसके लिए हमारा जो किया हुआ एक्सपेंडिचर है वो वही तो उसकी इनकम होगी, वही उसकी इनकम होगी। हमारा एक्सपेंडिचर उसकी इनकम होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको उसके लिए इनकम लिख सकते हैं। अच्छा, कह रहा है कि क्वांटिटी 25% बढ़ रही है। क्वांटिटी 25% बढ़ने का मतलब है 4 से बढ़ के 5 हो जाना। ठीक है, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन ही मैं आपको बता चुका हूँ। 25% की फ्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, 1/4 होती है। यानी प्राइस 4 से बढ़ के 5 हो गया। सॉरी, प्राइस में नहीं है, ये क्वांटिटी में है। इसको क्वांटिटी में लिखेंगे। इसको कहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्वांटिटी में। ठीक है। अच्छा, प्राइस में नीचे दे रहा है, प्राइस में कह रहा है 10% वृद्धि हो जा रही। 10% की फ्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है, 1/10। यानी पहले अगर 10 था प्राइस तो अब बढ़ के हो गया 1 बढ़ गया तो हो गया 11। क्लियर। अच्छा, 10 प्राइस था, क्वांटिटी 4 थी, तो एक्सपेंडिचर हमारे हिसाब से उसके लिए इनकम होगी। तो कितनी थी उसकी इनकम पहले, 40। अच्छा, प्राइस 11 हो गया, क्वांटिटी 5 हो गई, अब उसके लिए इनकम कितनी हो गई, 55। इनका गुणा करेंगे तो एक्सपेंडिचर या इनकम आएगी। क्लियर। अच्छा, इसको रेशियो को अगर हम बना लें तो ये हो गया 8, ये हो गया 11, यानी कि 3 बढ़ रहा 11 में से। गुणा करेंगे 100 का, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 दिया 75/2। 75/2 का मतलब ही होता है 37.5। इस सवाल का उत्तर हो गया 37.5%। ऑप्शन सी सही है। ये देखिए बढ़िया सवाल है। कह रहा है आम के मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ गया कितना, 20%। 20% मूल्य बढ़ जाने से हो क्या रहा है, देखिए एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। 40 रुपये में कितने आम कम मिल रहे हैं, 40 रुपये में 4 आम कम मिल रहे हैं। तो कह रहा वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। अच्छा, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल में कह रहा है आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, प्राइस बढ़ रहा है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से बढ़ के हो गया प्राइस 6। क्लियर। तो मैंने आपको बताया पहले वो 40 खर्च कर रहा था, अब भी 40 खर्च कर रहा है, यानी कि अगर वो खर्च नहीं बदल रहा है तो क्वांटिटी उल्टा हो जाएगी, तो रेशियो पलट जाएगा। रेशियो हो गया 6:5। ठीक है। मेरे हिसाब से कितने आम कम मिल रहे हैं, 1, जबकि सवाल में दे रहा है 4, तो 1 यूनिट का मान दे रहा है 4। अच्छा, 1 यूनिट का मान अगर 4 दे रहा तो वृद्धि से पहले उसको कितने, 6 चौको 24, 24 आम मिल रहे होंगे। 6 चौको 24 आम मिल रहे होंगे। अगर वृद्धि से पहले उसे 40 रुपये में 24 आम मिल रहे हैं, 40 रुपये में 24 आम मिल रहे हैं, तो एक आम के मूल्य कितना आएगा, एक आम का मूल्य आएगा, एक आम का मूल्य आएगा, एक आम का मूल्य आएगा 40/24। क्लियर है, 40/24 यही तो आएगा। अच्छा, यानी कि एक आम का मूल्य आ गया 5/3। अगर एक आम का मूल्य 5/3 तो कह रहा है 15 आमों का मूल्य क्या होगा, तो 15 आमों का मूल्य निकालने के लिए इसमें 15 का गुणा कर देंगे। 15 का गुणा कर देंगे, 15 का गुणा कर देंगे तो 15 आमों का मूल्य आ गया। 15 आमों का मूल्य कितना आया, 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 25 रुपये। इस सवाल का उत्तर हो गया 25 रुपये। क्लियर, ऑप्शन डी सही है इस सवाल का। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं।